दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स में। कहते हैं कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खनते हैं वो खुद भी अपने ही खने गए गड्ढे में गिर जाते हैं। वो खुद भी अपने ही गड्ढे में शिकार बन जाते हैं। जो लोग दूसरों के लिए जाल बुनते हैं, साजिशें रचते हैं, वो भी उसी साजिश का शिकार हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है इजरायली सैनिकों का गाजा में जब से इजरायली सैनिकों ने पांव रखा है तब से कदम कदम पर मौत उनका पीछा कर रही है। नजर जैसे ही भटका वैसे ही हमास उनको निशाना बना दे रहा है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इजराइल के एक साथ 24 सैनिक मारे गए, और वो भी कैसे? हमास के निशाने की वजह से। हमास ने उनको ऐसे मारा है कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, बेंजामिन नेतन्याहू ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी तरीके से, इतने शातिर अंदाज में हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों को मार गिराएंगे। किस तरह से, उस पर भी जरा गौर करिए। इन लोगों ने 2 इमारतों में बारूद लगाए थे। क्यों? क्योंकि इनका मकसद था इमारत को ढा देना। जैसा कि पूरे गाजा में ज्यादातर इमारतों के साथ इन्होंने ऐसा ही किया है कि बारूद लगा लगा कर पूरी इमारतों को विस्फोट करके गिरा दे रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, बहुमंजिला इमारतें, और उनको गिरा दे रहे हैं, समतल कर दे रहे हैं, ताकि ये अपना गार्डन बना सके, ताकि ये अपने सपनों का इमारत बना सके गाजा में। लेकिन जैसे ही इन्होंने 2 इमारतों में बारूद बिछा दिया था, वैसे ही इनके बारूद वाली जगह से, स्पॉट से, बिल्डिंग से बाहर निकलने से पहले ही हमास ने आरपीजी रॉकेट से इन पर फायर कर दिया। जो कंधे पर लेकर के एक रॉकेट लॉन्चर होता है, उसी को बोलते हैं आरपीजी। और उसने रॉकेट से फायर कर दिया, और जिसके बाद सैनिक के पास जो भी वहां पर मौजूद बारूद था वो फट गया। जब विस्फोटक फटा तो इमारत ढह गई, बुरी तरीके से ढह गई। अगल बगल में जो भी बारूद थे सब के सब फट गए, और जब फटे तो पूरी इमारत ही इनके ऊपर गिर गई। पहले तो इमारत के नीचे दबकर 21 सोल्जर मारे गए। पूरे इजराइल में बिल्कुल मातम छा गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमास ने ये क्या कर दिया। गाजा में एक तो जैसे ही इन लोगों ने पांव रखा है, जब से पांव रखा है तब से ही इनके लगातार मारे जाने का सिलसिला चल रहा है। और 21 सैनिक जब इमारत के नीचे दबकर मारे गए तो उसके बाद भी ये मौत का सिलसिला नहीं रुका। घायल भी दर्जनों सैनिक हो गए, और जब दर्जनों सैनिक घायल हुए तो उनमें से 3 सैनिक और मारे गए, और इसकी तादाद बढ़कर 21 से बढ़कर इनकी तादाद हो गई 24। सोमवार को यह घटना हुई थी। सोमवार को जैसे ही अपने लोगों का इन लोगों ने अंतिम संस्कार किया, उसके बाद फिर खबर आ गई कि भैया 3 और लोग भी गए, और जब 3 और लोग गए तो तादाद हो गई 24। उसके बाद जो मातम का सिलसिला पूरे इजराइल में देखने को मिल रहा है, अब नेतन्याहू और उनके नेता, सेना के अधिकारी, ये तमाम मिलजुल कर बयान दे रहे हैं कि हम हमास को बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे, हम हमास को बिल्कुल खात्मा कर देंगे, हम जंग जीतने तक जो है लड़ते रहेंगे, मारते रहेंगे, मरते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। पर सवाल है कि भैया 7 अक्टूबर से लेकर अब तक आखिर क्या उखाड़ा? जो कुछ भी किया आम जनता के साथ किया, आम पब्लिक के साथ किया। उनका हमास से कोई ताल्लुक नहीं था, और ना ही उन्होंने हमले किए थे। इजराइल का मकसद था कि वो गाजा पर कंट्रोल करता, चाहे बहाना कुछ भी हो जाए। इजराइल का मकसद यह है कि गाजा की जमीन में मौजूद जो प्राकृतिक संपदा है, जो तेल है, उसको हासिल करना। और उसी को हासिल करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जो है इस वक्त बहुत बड़े खैरखा बने हुए हैं इजराइल का, और चाहते हैं कि जल्द से जल्द गाजा पे कब्जा हो जाए, ताकि गाजा में मौजूद जो प्राकृतिक संपदा है, जो तेल है, जो गैस है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको हासिल कर लें। क्योंकि ये जंग तेल से भी तो जोड़कर देखी जा रही है। जहां जहां इनको मतलब होता है वहां वहां ये लोग हमला करते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, ये लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं। पर 24 सैनिक मारे गए। अब इनके सैनिकों की ऑफिशियल जो तादाद है वो 217 से ज्यादा हो। अभी तक तो ये यही कहते आए हैं कि हमारे 217 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अलग अलग रिसोर्सेस के हवाले से, इजराइल के ही अखबारों के हवाले से पता चला है कि हजारों की तादाद में इनके सैनिक मारे गए हैं। लेकिन आधिकारिक बयान में लिख कर कहते हैं कि नहीं भैया, हमारे तो सिर्फ इतने ही सैनिक मारे गए, बाकी हम तो मार रहे हैं दुश्मनों को। मतलब जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं गाजा में, वो इनकी नजर में दुश्मन हैं, इनकी नजर में हमास के लोग हैं। इनके नजर में जो मासूम औरतें हैं, जो गर्भवती औरतें हैं, जो लाचार हैं, बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन पर ये रॉकेट दागकर, मिसाइल दागकर, बारूद गिराकर ये मार दे रहे हैं, बिल्डिंग का बिल्डिंग उड़ा दे रहे हैं। मलबे में अब भी हजारों लोग दबे हुए हैं, कुछ जिंदा हैं, कुछ मारे गए हैं। लेकिन इजराइल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, हमास से लड़ रहे हैं। और हमास जिस तरीके से इनको टक्कर दे रहा है, आप ये सोच सकते हैं
कि जो बारूद इन्होंने बिल्डिंग गिराने के लिए लगाई थी, वो बारूद हमास के निशाने की वजह से फट गया। हमास ने उस पर अपना रॉकेट फायर कर दिया, जिसके धमाके से पूरा बारूद ही धमाके से उड़ गया। तब बारूद फट गया, और जब बारूद फटा तो इमारत इजरायली सैनिकों के ऊपर गिर गई। 24 मारे गए हैं, अभी और भी घायल हैं। उनकी भी तादाद बढ़ सकती है। हो सकता है जब तक आप इस खबर को सुन रहे हो कि संख्या और भी बढ़ जाए। इजराइल ने हमास की शर्तों को सुना, हमास के साथ बातचीत भी वो कर रहा है। अपने जो सहयोगी हैं, चाहे मिस्र हो, चाहे कतर हो, चाहे जॉर्डन हो, उनके जरिए वो पहल कर रहा है कि हमास उनके साथ समझौता कर ले, उनके बंधकों को रिहा कर दे। इजराइल ने कहा है कि 2 महीने का हम जो है संघर्ष विराम कर देंगे, सीज फायर कर देंगे, संघर्ष विराम कर देंगे। इसके बाद जो है कोई गोला बारूद हथियार हम गाजा के ऊपर नहीं बरसाएंगे, हमारे जो बंधक बनाए गए उनको छोड़ दो। लेकिन हमास ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। उसने कई शर्तें रखी हैं। उसने यहां तक शर्तें रखी हैं हमास ने कि उसको मानने के लिए ढंग से तैयार भी नहीं हो पा रहे हैं। और नेतन्याहू के खिलाफ खुद इनके देश में भारी प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और उस प्रोटेस्ट की वजह से इनके ऊपर दबाव है इस्तीफा देने का। अमेरिका के लोग, खुद अमेरिकी बाइडन व्हाइट हाउस के जरिए, ये भी खबर हमने आपको अब बताई थी कि किस तरीके से नेतन्याहू चाहते हैं कि ये जंग जो है वो आगे तक जारी रहे। नेतन्याहू चाहते हैं कि ये जंग चलता रहे, ताकि जितने दिन तक उनकी ये जंग चलती रहेगी, उनका ये जिद चलता रहेगा, उतने दिन तक उनकी कुर्सी बची रहेगी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अमेरिका कह रहा है कि उस जंग को वो अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेबनान इनके सर पर हावी है। 80,000 से ज्यादा इजरायली अवाम अपना घर, मकान, खेत खलियान सब छोड़ करके फुर्र है, दूसरे इलाके में भाग चुकी है। कहा जा रहा है ऑफिशियली तौर पर कि 80,000 है, लेकिन ये 80,000 नहीं, तकरीबन 2.5 लाख इजरायली हैं जो लेबनान बॉर्डर से भाग करके दूसरे इलाके में जाकर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर है। अमेरिका करे भी तो क्या करे? अमेरिका के पास अब इतने भी पैसे नहीं रह गए हैं कि वो यूक्रेन को हथियार दे सके। वो कह रहा है कि नहीं भाई, अब तो हम पैसा और खर्च उठाने के लायक ही नहीं बचे कि हम तुम्हारा यानी ज़ेलेंस्की का खर्च उठा सकें, यानी यूक्रेन की मदद कर सकें। वो फंसा हुआ है। उधर उत्तर कोरिया ने ताल ठोक दिया है कि हम जो है साउथ कोरिया पर हमला कर देंगे, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, हम हर तरह से सक्षम हैं साउथ कोरिया पर हमला करने के लिए। और साउथ कोरिया कौन है? साउथ कोरिया अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी के तौर पे आप देख सकते हैं। यानी उसकी सुरक्षा, उसका सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में है। और उत्तर कोरिया ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस जंग के बीच में अमेरिका भी आएगा, यानी साउथ कोरिया पर जब वो हमला करेगा और जब अमेरिका इस बीच में आएगा, तो अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अब सोचिए, चारों तरफ मोर्चा खुल चुका है, मोर्चा हर तरफ देखने को मिल रहा है, कहां कहां जंग लड़ रहा है। एक तो ये ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन के हौतियों पर हमला कर रहा है। यमन में हौती बागियों की सरकार है, सना में बकायदा उनकी गवर्नमेंट बन चुकी है, यमन के बहुत बड़े हिस्से पर उनका कब्जा है और उनकी सरकार चल रही है, यानी आप उनको यमन गवर्नमेंट कह सकते हैं। यमन के हौती बागियों पर बकायदा ये हमले कर रहा है, और जब हमले कर रहा है तो सोच रहा है कि हमने तो इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन खैर, वो नुकसान उनको नहीं पहुंच रहा, क्योंकि दावा किया जा रहा है यमन की तरफ से कि पुरानी जो साइट थी, पुराने जो गोला बारूद के जो अड्डे थे, वहीं पर हमला हो रहा है, हमारा नुकसान नहीं हो रहा। हालांकि नुकसान हो रहा है, उतना बड़े पैमाने पर नहीं जितना बड़ा अमेरिका आंक रहा है। लेकिन यमन क्या इनको छोड़ रहा है? यमन भी इनको नहीं छोड़ रहा। यमन की तरफ से जो मिसाइलें दागी जाती हैं, कुछ मामलों में तो एयर डिफेंस सिस्टम रोक लेता है अमेरिका का, लेकिन बाकी मिसाइलें इनको ठोक देती हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको जानकारी देते हैं कि इनका एक जहाज था, किम रेंजर, और किम रेंजर को बकायदा हौतियों ने निशाना लगा करके उड़ा दिया। इतनी बुरी तरीके से उसको तबाह किया है कि अमेरिका के पत्रकार भी कह रहे हैं कि भैया, हौतियों ने तो अपने हमले में पूरा जहाज ही खंडहर बना दिया, अब वो किसी लायक का नहीं रहा कि उसमें काम लिया जा सके। वो अमेरिकी जहाज था। है, इतने से ही चैन नहीं मिल रहा है। अमेरिका बहुत कुछ खो रहा है अपने दुलारे इजराइल के चक्कर में, लड़ रहा है कहां कहां। एक तो इनका दुलारा इजराइल सामना कर रहा है यमन के हौसी बागियों का, दूसरी तरफ इराक के जो रेजिडेंस फोर्स हैं वो भी इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तीसरा लेबनान से हिजबुल्लाह भी इन पर अटैक कर रहा है। और अमेरिका चाहता है कि लेबनान से जंग स्टार्ट ना हो, क्योंकि अमेरिका की ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो अब ज्यादा दिन तक इजराइल का खर्चा उठा सके, क्योंकि अभी इजराइल के लिए एक बड़ा बजट जो है वो पार्लियामेंट में अटका हुआ है, और जब तक कांग्रेस जो है वो मंजूरी नहीं देगी,
संसद से मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक गोला बारूद इजराइल पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन इजराइल के मददगार बहुत से, कुछ नहीं तो अरब वाले हैं ना, झुब्बे वाले हथियार उठाकर देंगे कि ले इजराइल ले और जा फलस्तीनियों पर बरसा दे, मार दे इन फलस्तीनियों को, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना फलस्तीनी रहेंगे और ना वो अपना देश मांगेंगे और ना अपना देश खाली करने के लिए बोलेंगे। अरब वाले इस हद तक नीचे गिर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करें इजराइल के लेकर के, और जिस तरीके से उसे इराक के अंदर चुनौती मिल रही है ईरान के समर्थन वाले बागियों की तरफ से, हथियारबंद संगठनों की वजह से, उन लोगों ने भी अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। 70 सैनिक बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। इराक का अल असद एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले है, लेकिन वहां पर अभी भी बड़े पैमाने पर अमेरिकी सोल्जर्स मौजूद हैं। और जब उस पर इराक के रेजिडेंस फोर्स ने जब अटैक किया तब 70 अमेरिकी सैनिक बुरी तरीके से जख्मी हो गए। एयरबेस है वो इराक का, जहां अमेरिका अपना अड्डा बनाकर रह रहा है, अपनी अमेरिकी सेना को वहां रखे हुआ है। और जब अमेरिकी सेना पर हमला हुआ तो 70 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा जख्म तो उनको दिमाग पर लगा है, उनको दिमागी तौर पर ज्यादा चोट आई है, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है और माना जा रहा है कि बाद में कुछ दिन में रिकवर होकर के चले आएंगे। लेकिन अमेरिका को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका लाख इनकार करे, इजराइल लाख अपनी बातों को छुपाए, लेकिन जानकारी बाहर आ जाती है। 70 सैनिक जख्मी हैं, इस बात का खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है, क्योंकि आप देख लेंगे बाद में हर्षता के जरिए। वहीं दूसरी तरफ हजारों की तादाद में ऐसे इजरायली सैनिक हैं जो अस्पतालों में बेड पर करा रहे हैं, जो लूले हो चुके हैं, लंगड़े हो चुके हैं, जो अंधे हो चुके हैं, जिनके हाथ पैर कोई ना कोई अंग भंग हो चुका है। पता नहीं क्या क्या भंग हुआ होगा, इस बारे में वही बता सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद भी हजारों की संख्या में है। इजरायली अखबार इस बारे में बहुत पहले बता चुके हैं और इस खबर को भी हम आपको दिखा चुके हैं। ये मैं रिमाइंडर दे रहा हूं ताकि आप खबर को नहीं भूलें। और जिस तरीके से बड़ी चुनौती मिल रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? 26,000 फलस्तीनी अब तक इजरायली हमले में मारे गए हैं। इजराइल नरसंहार से इनकार कर रहा है। इजराइल के जो सहयोगी अमेरिका है वो कह रहा है कि नहीं, इजराइल ने गाजा में कोई नरसंहार नहीं किया, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सुर बदले हुए हैं बहुत दिनों से, कई देशों के सुर बदले हुए हैं, क्योंकि आईसीजे में दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरीके से मुकदमा खड़ा किया है नरसंहार के मामले में, नेतन्याहू को घेर लिया है, इजराइल को घेर लिया है और उसका साथ देने वाले कई देशों को घेर लिया है, उससे सबके सुर बदल रहे हैं। और देखना है कि हालात कब बदलेंगे, क्योंकि 25-26 हजार से ज्यादा लोगों की मौत कोई मामूली आंकड़ा नहीं। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उन मरने वालों को क्या दोबारा जिंदगी मिल जाएगी? शायद बिल्कुल नहीं। जो चले गए वो चले गए, उनकी गिनती शहादत के तौर पर देखी जाएगी। लेकिन इतना बड़ा गाजा पर कब्जा करने के लिए इजराइल बिल्कुल आतुर है, बेताब है, और सिर्फ निशान बच रहे हैं उन इमारतों के खंडहर के तौर पर जहां कभी लोग रहा करते थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।